अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज का हमारा जो ये लेक्चर नंबर 11 है, इस लेक्चर में हम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर में सेक्शन सी में 6 और 7 मार्क्स तक का आता है। ये एक कंप्लीट न्यूमेरिकल है जिसमें तमाम स्टेप्स जो पॉसिबल हैं इसको सॉल्व करने वाले, वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो इस पे अप्लाई होते हैं। तो चले बच्चों, इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमारा काम किस तरीके से यहाँ पर आएगा। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स इन्होंने दिए हैं। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं कि 2.14 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 3.105 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम इसका डाटा बनाएंगे तो उस डाटा में सबसे पहली चीज हमें मेंशन करनी है सैंपल का मास। ठीक है, तो मास ऑफ सैंपल जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है, सही है। और वो मास ऑफ सैंपल आपके पास कितना है? ये है 2.14 ग्राम, सही ना। इस जगह पे मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है आपको। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 3.105 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 3.105 ग्राम एंड 1.27 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मास दिया हुआ है, तो आपने उसके आगे मेंशन किया कि मास ऑफ वाटर इज 1.27 ग्राम। फिर आगे कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल इज 60। यानी जो सैंपल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे 60। एंड यू हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने 2 चीजें फाइंड करनी है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, दूसरा आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा भाई, ये हम स्टेप बाय स्टेप जारी बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से होगा, इसका क्या तरीका कार है, तो जरा उस पर हम बात करते हैं, देखते हैं उस पर किस तरह से वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला काम हमारे पास है वो ये है कि आपने एक तो चलें डाटा बना दिया, सही है ना। डाटा बनाने के बाद आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, 7 स्टेप्स। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर वो 7 स्टेप्स आप गो थ्रू हो जाएं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है या जो पीछे से लेक्चर में कहीं पे मैंने डिस्कस किया था, तो आपको थोड़ा सा आसानी बहरहाल हो जाएगी। तो चलें इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इस पर हम वर्किंग करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप यहां पर है, उस स्टेप में किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। स्टेप नंबर 1 का जो नेम है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस सैंपल में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में कह दिया कि कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो खाली इन्हीं को आपने मेंशन करना है यहाँ पे कि भाई जो सैंपल है उसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो उसको इसी तरह से यहाँ पे जस्ट फर्स्ट स्टेप लिखा जाएगा कि द गिवन सैंपल कंटेन्स, ठीक है, क्या क्या कंटेन कर रहा है सैंपल? इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। 1 is कार्बन, आपने उसका सिंबल बना दिया। अनदर 1 is हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल आपने बना दिया H। एंड द थर्ड 1 is ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सिंबल यहां पे आपने सिंबल बना दिया O। तो आपके पास पहला स्टेप जो है वो जस्ट इतना ही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का है, जिसमें आपने एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिए कि सैंपल में कार्बन था, हाइड्रोजन था एंड ऑक्सीजन था। तो आपने उसको स्टेप 1 में यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह किसी भी किस्म की नहीं होगी, जस्ट ये एक फॉर्मेलिटी है जिसको देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि काम कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 से असल काम स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 2 में यू हैव टू फाइंड द मासेस ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि भाई सैंपल में 3 एलिमेंट्स हैं, स्टेप नंबर 2 में आपने इन एलिमेंट्स की मासेस निकालनी है एक एक करके। तो इसलिए इनके मास हम एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे मास ऑफ कार्बन। ठीक है, अच्छा, अब वो निकलेगा कैसे उसका तरीका समझ लें। कार्बन का मास निकालने के लिए आपको डाटा में किसी ऐसी चीज का मास दिया जाएगा जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा। तो अगर आप डाटा में देखें तो आपको डाटा में कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है,
और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से कार्बन का मास निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, इसका तरीका समझें कि इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीके भी है कि फॉर्मूले से निकालने, लेकिन मसला ये है कि फिर वो बुक से मैच नहीं करेगा। तो अगर मेथड बुक से मैच नहीं करे तो फिर चेकर के पास उसको काटने का जवाज होता है, तो इसलिए हम बुक के मेथड को लेकर चलेंगे। तो थोड़ा सा रफ वर्क मैं यहाँ पे करता हूं। देखें, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो उसमें कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो यहाँ पे 12 होता है। तो इसलिए इसका रिलेशन यूं ही बनेगा कि जब पूरा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन 12 ग्राम होता है। तो इस स्टेप को इस तरह से लिखा जाएगा कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है, इट कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है। फिर आप 1 ग्राम की कैलकुलेशन करेंगे कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन रखता है। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस 44 को राइट पे ले जाके डिवाइड करेंगे। तो जब 44 राइट पे आके डिवाइड होगा 12/44, तो आपके पास ये कैलकुलेशन 1 ग्राम पर आ गई कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कार्बन प्रेजेंट होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो गिवन मास आपके पास है वो है 3.105 ग्राम। अब आपने इसके ऊपर कैलकुलेशन निकालने की, अगर 3.105 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कितना कार्बन होगा, तो उसके ऊपर आप कैलकुलेशन निकालेंगे कि 3.105 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन। अब इसमें कितना कार्बन होगा, उसके लिए राइट साइड पे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3.105 मल्टीप्लाइड 12 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो 3.105 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन। अगर मैं इसको यहां कैलकुलेटर पे निकालूं तो कैलकुलेटर पे देखें ये क्या वैल्यू देगा, ये कैलकुलेटर पे आपको वैल्यू दे रहा होगा 3.105 इंटू 12 अपॉन 44 अपॉन 44। ठीक है, तो आपको जो कैलकुलेशन में आ रहा है वो मास ऑफ कार्बन है 0.8468, यानी 0.847 में लिख देता हूं इसको राउंड ऑफ करके, तो आपको यहां पे कार्बन का मास मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल रहा है, 0.847 अप्रोक्सीमेटली, इतने ग्राम कार्बन जो है वो आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये आपके पास कार्बन का मास है जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है 0.847 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये मास बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसको अगले स्टेप में मैंने यूज करना है इस वजह से। अच्छा, उसके बाद आपने इसी स्टेप में दूसरे एलिमेंट्स के भी मास निकालना है। सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन का है, तो आप हाइड्रोजन का मास निकालेंगे। अच्छा, उसके लिए कैसे वर्किंग होगी उसको आप यहां पे समझ लें। तो इसलिए इसी स्टेप के अंदर अगला काम मास ऑफ हाइड्रोजन का है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए डाटा में ऐसी चीज का मास देंगे जिसमें हाइड्रोजन आता है। तो आप चेक करें तो डाटा में आपको वाटर का मास दिया हुआ है 1.27 ग्राम, वाटर में हाइड्रोजन आता है, तो वाटर की हेल्प से हाइड्रोजन का मास निकलेगा। अब ये वाटर की हेल्प से कैसे निकलेगा इसको समझ लें। पूरा जो वाटर होता है बच्चों, ये होता है H2O, इसमें एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसका कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 में जब 16 ऐड करेंगे तो पूरे वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना 18। अब रिलेशन यहां से निकलेगा कि अगर पूरा वाटर 18 ग्राम है तो उसमें हाइड्रोजन का मास होता है कितना 12 ग्राम। तो इसलिए रिलेशन यहां से निकलेगा कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन, कितना हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। 1 ग्राम पे कैलकुलेशन निकालेंगे आप कि 1 ग्राम वाटर कंटेन, उसमें कितना हाइड्रोजन है 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फिर जब 1 ग्राम पे कैलकुलेशन निकाल ली तो अब वाटर का जो गिवन मास है उस पर निकालेंगे। वाटर का जो गिवन मास है वो है 1.27 ग्राम। तो 1.27 ग्राम अगर पूरे वाटर का मास है तो उसमें हाइड्रोजन का कितना होगा, तो इसलिए इसके आगे फिर आप इसी को लेके चलेंगे कि 1.27 ग्राम वाटर कंटेन कितना हाइड्रोजन, राइट साइड पे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें 1.27 इंटू 2/18
ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1.27 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना होगा, इसकी आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.27 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.14111111 इतना सारा आ जाएगा। तो 0.141 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो आपके पास जो है यहां पर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आपने कार्बन का निकाल लिया इस जगह पे, और इसी तरह मास ऑफ वाटर से आपने हाइड्रोजन का मास निकाल लिया। सैंपल में जो तीसरा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के बाद, वो तीसरा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन का मास निकालना है। अब देखो मसला क्या है कि हमने इन तीन में से दो एलिमेंट्स के मास तो निकाल लिया, कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, हम यहाँ पे जो मास निकाल रहे हैं स्टेप नंबर 2 में, ये मास इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि इन मासेस को यूज करके स्टेप 3 में हमें इन एलिमेंट्स की परसेंटेजेस निकालनी होती है। तो इसलिए हमने कार्बन का मास निकाल लिया, हम इसके थ्रू कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे। हमने हाइड्रोजन का मास निकाल लिया, इसके थ्रू हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे। अब होता ये है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स आ गए जिनके मासेस आप निकाल चुके हैं, तो फिर तीसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसका फिर मास निकालने की जरूरत नहीं। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था एक एग्जांपल के साथ कि अगर कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं तो इन 3 एलिमेंट्स की परसेंटेज का सम हमेशा 100% होगा। तो अगर आपके पास दो एलिमेंट का मास आ गया और इसके थ्रू आपने परसेंटेज निकाल ली स्टेप नंबर 3 के अंदर, तो तीसरे का मास जाने बगैर उसकी परसेंटेज आप डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 100 में से बाकी दो की परसेंटेज माइनस कर देना तो तीसरे वाले की परसेंटेज आ जाएगी। तो इसलिए कट शॉर्ट करके बात करने की है, अगर कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं तो आप 2 एलिमेंट्स के मासेस निकालें, तीसरे वाले का मास ना निकालें, आप तीसरे वाले की डायरेक्ट परसेंटेज निकालें। तो इसलिए मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन के बाद मैं यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालूंगा, बल्कि मैं अब तीसरे स्टेप पे जा रहा हूं। स्टेप नंबर 3 आपके पास जो है वो स्टेप है यहां पे क्या, परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स। आपने एलिमेंट्स की परसेंटेजेस यहां पे फाइंड करनी। अच्छा, ये जो स्टेप 2 था बस बच्चों यही एक नया स्टेप है, बाकी तो सारे स्टेप वो है जो फॉर्मूले से होंगे। सॉरी, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल एंड मल्टीप्लाई। परसेंटेज जब आप निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने फॉर्मूला बारी बारी अप्लाई करना है सबके लिए। जब आप कार्बन के लिए अप्लाई करेंगे, आपने कार्बन का मास लिया, कार्बन का मास हम निकाल चुके हैं 0.847 ग्राम, ये ऊपर निकाल चुके हैं। तो आपने कार्बन का मास लिया 0.847 डिवाइड कर दिया सैंपल के मास से। सैंपल का मास जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मास ऑफ सैंपल 2.14 ग्राम है, तो आपने सैंपल के मास से यहां पे डिवाइड किया, यानी डिवाइड किया 2.147 ग्राम, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पर रख के सॉल्व करेंगे, 0.847 डिवाइडेड बाय 2.147 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 39.45% कार्बन आ जाएगा। तो कार्बन की परसेंटेज आएगी 39.45%। ठीक है, कार्बन के बाद अब हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे। अब हाइड्रोजन का मास जो है वो आपके पास इधर निकला हुआ है 0.141 ग्राम, तो इसलिए आपने लिखा 0.141 डिवाइड बाय सैंपल का मास है 2.147 एंड मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। तो 0.141 डिवाइडेड बाय 2.147 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये आ गया 6.567%। 6.567%, जिसको मैं लिख देता हूं 6.57% राउंड ऑफ करके। अच्छा, तीसरी बात ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए इसके मास को यूज करना की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो हमारे पास मास है भी नहीं, हम डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? आप 100 में से कार्बन की हाइड्रोजन की माइनस कर दें, ऑक्सीजन की आ जाएगी। तो 100 में से माइनस किया 39.45 माइनस किया 6.57, तो जब आप इसको यहां पे रख के माइनस करेंगे तो 100 माइनस 39.45 माइनस 6.57, तो ये आ जाएगा 53.98%। तो आपने इसकी परसेंटेज ली 53.98%।
0.98%, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 3 है। उसके बाद तो पूरा न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है जैसा हम करते आ रहे हैं। आगे के स्टेप थोड़ा तेज में करवा देता हूं आपको, क्योंकि ये तो हम पीछे कर चुके हैं। अब समझ लो कि ये कन्वर्ट हो गया 4 मास के न्यूमेरिकल में। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स के बाद आप निकालेंगे मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मोल रेशो का फॉर्मूला हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्विकली एक नजर देख लेते हैं। हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि मोल रेशो ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। जब कार्बन का निकालेंगे, कार्बन की परसेंटेज है 39.45, एटॉमिक मास है 12। हाइड्रोजन की निकालेंगे तो हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6.57, एटॉमिक मास है 1। ऑक्सीजन की निकालेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.98 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है 16। तो इनको कैलकुलेटर पे रख के डिवाइड करने पे जो आएगा वो हम लिखते जाएंगे। तो 39.45 को डिवाइड किया 12 से, तो ये कितना हो गया 3.2875, 3.2875। इसी तरह 6.57 को 1 से डिवाइड किया 6.57। इसी तरह 53.98 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया 3.37375, 3.37375, यानी 3.3738 करके ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास इन एलिमेंट्स की आ गई मोल रेशो। मोल रेशो निकालने के बाद नेक्स्ट काम जो आप करेंगे वो आप स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे, वेयर यू हैव टू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स। आपने एलिमेंट्स की यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो निकालनी। सिंपलेस्ट रेशो निकालने से पहले जो आपने मोल रेशो निकाली है उसमें देखना लीस्ट किसकी। तो इन तीनों में सबसे लीस्ट जो मोल रेशो आपको नजर आएगी वो कार्बन की नजर आएगी। तो इसकी हेल्प से सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। तो सिंपलेस्ट रेशो का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, शॉर्ट करके लिख देता हूं कि सिंपलेस्ट रेशो इज इक्वल टू मोल रेशो ऑफ एलिमेंट, यानी आप एलिमेंट का मोल रेशो लें, एंड डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशो। लीस्ट मोल रेशो से आप इसको डिवाइड कर दें तो सिंपलेस्ट रेशो आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कार्बन निकालना है। तो उसके लिए आपने मोल रेशो ऑफ कार्बन लिया 39.45, मोल रेशो ऑफ कार्बन लिया 3.2875, तो 3.2875 और लीस्ट मोल रेशो भी इसी का है 3.2875, दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्ट आके कितना 1। जब आप हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का मोल रेशो है 6.57, लीस्ट मोल रेशो है 3.2875, आपने उससे डिवाइड कर दिया। तो जब आप 6.57 को डिवाइड करेंगे 3.2875 से, तो आपके पास हो जाएगा 1.998, यानी अप्रोक्सीमेटली सिंपलेस्ट रेशो इसका यहां पर 2 आ जाएगा। जब आप ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मोल रेशो है 3.3738 डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशो है 3.2875। इन वैल्यूज में भी ज्यादा फर्क नहीं है, आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। 3.3738 डिवाइडेड बाय 3.2875, तो 1.02 आ रहा है, यानी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। तो जब आप यहां तक पहुंचा देंगे तो यहां तक पहुंचाने पर आपको इस सैंपल का एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो उसमें कार्बन 1 है, एक दफा लिखा, हाइड्रोजन 2 है, H2 लिखा, ऑक्सीजन 1 है, एक दफा लिख दिया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास CH2O आ गया, एक आंसर आपके पास ये। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी स्टेप नंबर 6। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 में आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैल्यू ऑफ कांस्टेंट निकालना है। एक ऐसा कांस्टेंट जो बुक ने N से और हमने K से इंट्रोड्यूस कराया था। जब आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू का रिलेशन लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था कि कांस्टेंट इज इक्वल टू, दो चीजों के रेशो होता है ये, इन दो चीजों का, एक होता है इसमें मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो आपको K की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में देखें तो आपको डेटा के अंदर मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 60। तो आपने क्या किया कि भाई जो मॉलिक्यूलर मास है 60 दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे न्यूमरेटर में रखा, ठीक है,
डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास वो है जो यहां से निकलेगा एम्पेरिकल फार्मूला से। तो इस एम्पेरिकल फार्मूला में कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इनको हमने एड अप किया तो जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 30 और जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास K की वैल्यू आ गई। आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 7। बच्चों अंदाजा हो रहा होगा न्यूमेरिकल लेंथी है लेकिन न्यूमेरिकल आसान है। स्टेप नंबर 7 में यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो जब आप इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या लगेगा? सीधा सीधा सा रिलेशन है यहाँ पे जो लिखवाया गया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला ऊपर आ गया है CH2O, ठीक है। तो इसलिए आपने ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाया CH2O और इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे कांस्टेंट से। मैं हर दफा यहाँ पे एक मिस्टेक कर जा रहा हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, वो तो मैं वैल्यू बेध्यानी में रख देता हूँ बेटा गलती से, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो है वो आपके पास 2 है तो अगले स्टेप में वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। फिर जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि कार्बन से मल्टीप्लाई होगा तो C2, 2 जब इस हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो H4, जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा तो O2। तो C2H4O2 ये इस कंपाउंड का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ये इस तरीके से होगा, ये तरीकेकार है। तो इस पूरे 7 स्टेप के न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से आप लोग देखें और उसको रिपीट करके वीडियो को चेक करें और इसमें फिर बताएं कि किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं इससे मैचिंग का एक बुक का क्वेश्चन बता देता हूं। वैसे जो आपको असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे, वर्कशीट वगैरह, तो उसके अंदर इससे मैचिंग के क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बुक के क्वेश्चन बता देता हूं। तो वो कौन से हैं मैं 1 मिनट आपको बताता हूं। अगर बच्चों आप बुक का पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो पेज 28 पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसको आप होमवर्क में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। पेज 28 पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो इसको ट्राई कीजिएगा बच्चों घर में और इसमें कोई मसला है तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टोइशियोमेट्री का, तो उसके आगे से देखेंगे। तो फिलहाल एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का इतना डिस्कशन है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।